हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ये मैथमेटिकल टूल्स का एक पार्ट है और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो मैथमेटिक्स में आप लोगों को क्लास 12 में करवाया जाएगा और काफ़ी बड़ा सा एक चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देयर आर, मुझे जितना याद है, इन एनसीईआरटी देयर आर आई थिंक 11 एक्सरसाइजेज आर देयर। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बोला, फिज़िक्स में हम लोग उतना ही सीखेंगे अभी जितना हम लोगों को चाहिए होगा, मतलब फिज़िक्स पढ़ते वक्त जितना हम लोगों को चाहिए होगा। ठीक है, सो देखेंगे व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। So integration is the reverse process of differentiation. Is the reverse process of differentiation. Exact feel वाला explanation आप लोगों को तब मिलेगा जब हम लोग फिजिक्स के टॉपिक्स में इंटीग्रेशन को उसमें मतलब डालेंगे। ठीक है, जब फिजिक्स के टॉपिक में इंटीग्रेशन को डालेंगे तब आप लोगों को इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट मतलब समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मैं एक थोड़ा सा हिंट देके रखता हूँ। इंटीग्रेशन एक टाइप ऑफ एडिशन है। आप लोगों ने समेशन किया होगा ना, समेशन ऐसे किया होगा, समेशन किया होगा ना, समेशन आप लोगों ने। व्हाट इज समेशन? इट इज बेसिकली एडिशन। सिमिलरली इंटीग्रेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एडिशन। ठीक है, फिजिक्स में जब आएगा टॉपिक्स जहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे तब मैं और फील के साथ बोल के दूंगा व्हाट इज इंटीग्रेशन। फिलहाल के लिए आज हम लोग सिर्फ ऐसे मतलब क्या समझेंगे कि इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे कि मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? What is f of x? It is a function of x. मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स करने से आता है एफ डैश एक्स। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स करने से आता है एफ डैश एक्स, या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स या डिराइवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स करने से क्या आता है? एफ डैश एक्स। ठीक है, तो क्या पढ़ा अभी आप लोगों ने? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बोला मैंने? दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होगा? इट इज एफ ऑफ एक्स। अगर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स करने से एफ डैश एक्स आता है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स करने से क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे साइन ऑफ एक्स क्या है? इट्स एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज कॉस एक्स? इट इज एफ डैश एक्स। तो आप बोल दीजिए व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ, कैसे रीड करते हैं वो आना चाहिए। हाँ, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। क्या होगा? इट इज साइन एक्स, इट इज साइन एक्स। ठीक है, एक प्लस सी भी लिखना पड़ता है। उस प्लस सी का क्या मतलब है वो हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक रिजल्ट्स देखेंगे जिसको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हो। सो सबसे पहले देखेंगे नंबर 1, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx which is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1. Integration of x to the power n dx equals to x to the power n plus 1 by n plus 1. ठीक है, यहाँ पे प्लस सी लिखना पड़ता है, प्लस सी लिखना पड़ता है। व्हाट इज सी? सी इज अ constant of integration. C is a constant of integration. C क्या है? C is a constant. अभी क्यों प्लस सी लिखना पड़ता है उसका एक्सप्लेनेशन मैं आज ही दूंगा। ठीक है, बाद में दे रहा हूँ,
दूंगा मैं आज ही। नेक्स्ट नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहाँ पे d के बाद जो होता है ना स्टूडेंट्स, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, जो चेंज होता है। सो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस सी। हर एक में लास्ट में प्लस सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला में देखिए, फॉर्मूला सीखने का जरूरत नहीं है, इवन ये वाला भी सीखने का जरूरत नहीं होता है, सिर्फ इससे हो जाता है। लेकिन बाकी फॉर्मूला में दिखा के दे रहा हूं, कैसे नहीं बिना सीखे भी आप लोग आंसर कर सकते हो, अगर आप लोग को डिफरेंशिएशंस का बेसिक फॉर्मूलास पता हो। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसको कैसे आंसर करना है, आपको सोचना है डी डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन करने से ये वाला आ जाता है, डी डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन करने से ये वाला आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। सो आंसर क्या होगा इसका, साइन एक्स प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। क्या बोला मैंने, कैसे सीखना है, कैसे आंसर करना है, डी डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन करने से साइन एक्स आता है, डी डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन करने से साइन एक्स आता है। तो हम लोग को पता है कि डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करने से माइनस साइन एक्स आता है। लेकिन मैंने क्या पूछा, डी डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन करने से सिर्फ साइन एक्स आता है, डी डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन करने से सिर्फ साइन एक्स आता है। तो माइनस साइन का साइड बदल दीजिए, डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स इज साइन एक्स। तो आंसर क्या होगा, इट्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट्स, कैसे आंसर करना है पता चल रहा है ना। नेक्स्ट नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। कैसे आंसर करना है, अभी तक तो पता हो गया, अभी तक तो समझ में आ गया कैसे आंसर करना है। डी डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन करने से सेक स्क्वायर एक्स आता है, डी डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन करने से सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो मन ही मन बोल देना कि डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स करने से सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो आंसर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सब अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। कैसे रीड करते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, ऐसे, ठीक है ना। नेक्स्ट आप ही बोल दीजिए अभी डी डी एक्स ऑफ क्या करने से सेक एक्स टेन एक्स आता है। सो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स टेन एक्स। पता है आप लोगों को ये फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स क्या होगा, इट्स सेक एक्स प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 7 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx। तो ध्यान से देखिए, डी डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन करने से cosec x cot x आता है। तो आपके दिमाग में आया होगा डी डी एक्स ऑफ cosec x करने से माइनस cosec x cot x आता है। डी डी एक्स ऑफ cosec x करने से माइनस cosec x cot x आता है। लेकिन मैंने क्या पूछा, डी डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन करने से सिर्फ cosec x cot x आएगा। तो डी डी एक्स ऑफ माइनस साइन को इधर लेके आ जाइए। तो डी डी एक्स ऑफ माइनस cosec x करने से cosec x cot x आएगा। सो आंसर इज माइनस cosec x प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं। नेक्स्ट नंबर 8, ये मुझे 5 के बाद ही लिख लेना चाहिए था, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx। कैसे करना है स्टूडेंट्स, बार बार बोल चुका हूँ, डी डी एक्स ऑफ कौन से फंक्शन करने से ये आता है, ऐसे सोचना है। तो दिमाग बोलेगा डी डी एक्स ऑफ cot x करने से आता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स।
ठीक है, तो माइनस साइन को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस साइन का साइड तो चेंज कर ही सकते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन करने से सिर्फ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आएगा? आंसर इज माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बहुत इजी, नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। या आप लिख सकते हो डी एक्स बाई एक्स भी लिख सकते हो, या 1 बाई एक्स डी एक्स, एक ही तो बात है। 1 बाई एक्स डी एक्स को आप डी एक्स बाई एक्स भी लिख सकते हो, हाँ या ना? तो आप ही बोल दीजिए इस बार कि डी डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन करने से 1 बाई एक्स आता है? तो दिमाग क्या बोलेगा? डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई करने से आता है 1 बाई एक्स। तो आंसर क्या होगा? इट्स लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर। नेक्स्ट और एक देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 10 फॉर्मूला है सिर्फ इंटीग्रेशन का, और भी बहुत सारा है जो आप लोगों को मैथमेटिक्स में मिलेगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ठीक है ना, पता चल गया होगा कैसे आंसर करना है। डी डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन करने से ई टू दी पावर एक्स आता है? तो दिमाग बोलेगा डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स करने से आता है ई टू दी पावर एक्स। सो आंसर क्या हुआ? ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। व्हाट इज सी? मैंने वहां पे लिख के दिया, सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इन सब डिफरेंशिएशन इन सब इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट, ठीक है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। नाउ व्हाट इज डेफिनिट इंटीग्रल, वो भी हम लोग आज ही समझेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कॉन्सेप्चुअली डिफरेंस है, लेकिन ऐसा नहीं कि अलग मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है ना। मतलब हम लोग देखेंगे अभी क्या करना होता है, डेफिनिट में क्या करना होता है और इनडेफिनिट में क्या नहीं करना होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो इन सब को क्या कहते हैं? इनडेफिनिट कहते हैं, इनडेफिनिट कहते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। स्टूडेंट्स अभी हम लोग एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे बीच में लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 5x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको मुझे आंसर निकालना है, कैसे? तो हम लोग लिखेंगे लेट i इक्वल्स टू, ठीक है ना, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स, ठीक है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले एक बार फॉर्मूलाज अच्छी तरह से देख ले, ठीक है। सो इम्प्लाइज i इक्वल्स टू 5x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ना, 5x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। तो 5 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो 5x स्क्वायर डी एक्स, तो 5x स्क्वायर डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5x स्क्वायर डी एक्स ही है, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर रखा। माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, तो माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, प्लस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, इम्प्लाइज i इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट तो बाहर है, बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, अभी फॉर्मूला करवाया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx क्या होता है फॉर्मूला? इट्स x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, सिंपल। n के जगह पे क्या है? 2, इट्स x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, क्लियर। माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो दिमाग को क्या पूछूंगा, ddx ऑफ कौन सा फंक्शन करने से cos x आता है, ddx ऑफ कौन सा फंक्शन करने से cos x आता है, तो दिमाग ने आंसर किया ddx ऑफ sin x करने से cos x आता है, तो आंसर आ गया sin x, ठीक है, प्लस 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, सॉरी, तो ddx ऑफ कौन सा फंक्शन करने से 1/x आता है, दिमाग को क्या पूछना पड़ेगा, ddx ऑफ कौन सा फंक्शन करने से 1/x आता है, दिमाग बोलेगा ddx ऑफ log x बेसिक करने से 1/x आता है, ठीक है। अभी थोड़ा अच्छी तरह से लिख लेता हूं आंसर, इम्प्लाइज i इक्वल्स टू 5x³ / 3 माइनस साइन x प्लस log x बेस e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स पता है, जैसे कि एक गलती बोलता जो स्टूडेंट करता है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ dx, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तो स्टूडेंट क्या करता है, x⁻n dx है ना, x⁻n dx, तो लिखता है x⁻n+1/n+1, कोई प्रॉब्लम, क्या स्टूडेंट ने कोई गलती किया, नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन फिर से दे देता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। इस साइन का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब है कि आप इंटीग्रेट परफॉर्म कीजिए, आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कीजिए, लेकिन आपने तो इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लिया, तो फिर से साइन नहीं देना है, एक बार इंटीग्रेशन आपने परफॉर्म कर लिया तो फिर से साइन नहीं देना है, समझ में आया होगा। तो एक क्या गलती करता है, वो सब जैसे मुझे याद आता रहेगा वो भी मैं बोलता रहूँगा, ठीक है। और एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, सो स्टूडेंट्स और एक एग्जाम्पल देखते हैं, इंटीग्रेट दिस फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है क्वेश्चंस में, तो सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी, एकदम रिलैक्स बैठ के देखिए। सो हम लोग लिखेंगे लेट i इक्वल्स टू, ये एक लिखने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि i इक्वल्स टू लिखना ही पड़ेगा, ये एक लिखने का तरीका है, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁻6 प्लस प्लस 1/x⁻6 प्लस 2, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, तो हम लोग क्या लिखेंगे dx, अगर यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होता है t, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं dt, अगर वेरिएबल होता y तो यहाँ पे क्या लिखते हैं dy, समझ में आया ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इम्प्लाइज i इक्वल्स टू x⁻6 मल्टीप्लाइड बाई dx, ठीक है, प्लस 1/x⁻6 मल्टीप्लाइड बाई dx, लेकिन 1/x⁻6 ना लिख के इसको मैं लिख लूंगा x⁻6 मल्टीप्लाइड बाई dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई dx, लेकिन 2 इज ए कांस्टेंट, मैं बाहर रखूंगा dx, ठीक है। सो ध्यान दीजिए प्लीज, फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला बहुत यूज होता है, सब फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन पहला वाला थोड़ा ज्यादा यूज होता है। कौन सा फॉर्मूला के बारे में बात कर रहा हूं, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, तो क्या होगा यहाँ पे, इट्स x⁻n dx फॉर्म में है ना, तो x⁻n+1 बाई n+1, सिंपल। तो आप बोलेंगे सर आपने 1/x⁻6 को अपने x⁻−6 क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला जो है हम लोग के पास वो x⁻n फॉर्म में है, 1/x⁻n फॉर्म में तो फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n है, इसलिए मैंने इसको x⁻n फॉर्म में रखा, सो इट्स x⁻n+1 बाई n+1 प्लस 2। सेकेंड फॉर्मूला चेक कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या था x, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या था x, तो आएगा x, और लास्ट में लिखना पड़ेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप फाइनल स्टेप में भी प्लस c लिख सकते हो, सो इट इज फाइनल आंसर लिख लेते हैं, इट्स i इक्वल्स टू x⁻7/7 -6 + 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, इट्स -5 ना, तो माइनस नीचे का -5 का 5 मैंने यहाँ पे रख दिया, सॉरी -5 का माइनस साइन मैंने यहाँ पे रख दिया,
तो एक्स टू दी पावर -5 हो जाएगा ना, एक्स टू दी पावर -5 हो जाएगा, तो 1/5 इसका 5 और एक्स टू दी पावर -5 ना, तो नीचे लेके आ जाते हैं एक्स टू दी पावर 5, ठीक है, प्लस 2x प्लस सी। दिस इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, और थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करना इजी है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे कि प्लस सी, जो हम लोग इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं अभी लास्ट में जो हम लोग प्लस सी लिखते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, डिफरेंशिएशन इतना बेसिक तो आपको आ गया होगा ना, थोड़ा भी अगर आपने प्रैक्टिस किया, डेली अगर आपने 15 मिनट्स दिया तब भी शायद हो जाएगा, इतना ईजी है। सो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, इट्स 2x एक्स टू द पावर 2 - 1, दैट इज 1, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2x, नो प्रॉब्लम। और एक देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा स्टूडेंट्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 5, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, ठीक है ना, प्लस डी डी एक्स ऑफ 5, डी डी एक्स ऑफ 5 क्या होगा, 0, तो 0 तो लिखने का जरूरत नहीं। अच्छा, अभी इंटीग्रेशन ऑफ 2x करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x करेंगे, देखते हैं क्या आता है। सो 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है, इट इज इक्वल टू 2। यहाँ पे पावर में क्या है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n dx, x टू द पावर n dx, n के जगह पे क्या है, 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, 1, इट्स x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, n क्या है यहाँ पे, 1, और प्लस 1 तो फॉर्मूला में ही था, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी 2 है ना, 1 + 1 2, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर। अभी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर किया, 2x आया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x किया, आया एक्स स्क्वायर, सही है सर, आपने बोला था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है सर, मिला, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर किया, 2x आया, और इंटीग्रेशन ऑफ 2x किया, एक्स स्क्वायर आया, सर ठीक है, मिला सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे देखते हैं सर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 किया, 2x आया, और इंटीग्रेशन ऑफ 2x किया, आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5, मिसिंग क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x किया, मिसिंग क्या है यहाँ पे, आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर तो आ गया सर, लेकिन प्लस 5 नहीं आया, प्लस 5 नहीं आया, इसका मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है +5 या -5, ये जो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होता है, अकेला कांस्टेंट होता है, वो नहीं आता है, वो नहीं आ रहा है। और एक बार डी डी एक्स ऑफ, थोड़ा शांत होकर देखना पड़ेगा, हाँ, एक बार समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा मतलब पहले ट्राई तो कर लेता हूँ ना, समझ में नहीं आना है वो लास्ट में बोलना है, बहुत ट्राई करने के बाद बोलना है, एक बार ट्राई कर लेते हैं मन लगा के। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या आया, 2x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 5 आया क्या, एक्स स्क्वायर आया सिर्फ, इसीलिए हम लोग प्लस सी लिखते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं, प्लस सी, क्योंकि अगर कांस्टेंट टर्म होता है तो वो नहीं आता इंटीग्रेशन में, वो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म मिस हो जाता है, प्लस कांस्टेंट या माइनस कांस्टेंट टर्म मिस हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस सी, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, तो उसमें फॉर्मूला अलग नहीं है, फॉर्मूला वही है, लेकिन लास्ट में थोड़ा चेंजेस है, और क्वेश्चन में भी थोड़ा चेंजेस है, क्या चेंजेस है देख लेते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा ध्यान देना है तो बहुत इजी, लेकिन ध्यान तो देना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन dx, दिस इज नॉट f मल्टीप्लाइड बाई x, यू नो ऑल दिस थिंग्स, इट इज f ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, ठीक है ना, फ्रॉम a
टू बी। अब बोलेंगे सर ये क्या है, ये तो नया है। तो यही तो है डेफिनेट इंटीग्रल का नया चीज। इन सबको क्या कहते हैं, लिमिट। क्या कहते हैं, लिमिट। इसको कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट, और इसको कहते हैं हम लोग अपर लिमिट। ठीक है, तो इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू ए, ऐसा नहीं। और लिखते वक्त भी प्रैक्टिस करना है कि लोअर लिमिट ही पहले लिखेंगे और अपर लिमिट बाद में लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ऐसे। ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एक नया फंक्शन आएगा, है कि नहीं। जैसे कि मैं साथ ही साथ एक एग्जांपल भी सॉल्व कर देता हूं तो शायद आपको ज़्यादा इजी लगेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1 dx, या x टू द पावर 1 मतलब क्या, x dx। इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 3 बना देता हूँ, सिंपल रख रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 1 to 3। एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या है, x। लोअर लिमिट क्या है, 1। अपर लिमिट क्या है, 3। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो एक तो नया फंक्शन मिलेगा आप लोगों को, एक नया फंक्शन मिलेगा, है कि नहीं। उसका नाम दे देते हैं g ऑफ x। व्हाट इज g ऑफ x? इट्स अ न्यू फंक्शन ऑफ x। दिस इज द फंक्शन वी गॉट आफ्टर इंटीग्रेटिंग f ऑफ x। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो साथ ही साथ में एक एग्जांपल भी सॉल्व कर रहा हूं जिससे कि आपको ज्यादा इजी लगे। तो x टू द पावर n dx क्या होगा स्टूडेंट्स, x टू द पावर, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, हाँ, समझने वाला एटीट्यूड रहना पड़ेगा। x टू द पावर n dx क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो n क्या है, 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, और 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। सिंपल, ठीक है ना। x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो x टू द पावर 2 बाई 2। ठीक है, इसको देख देख के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। फ्रॉम ए टू भी लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या करना है, वेरिएबल के जगह पे, वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स, एक्स। इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। डी के बाद जो होता है उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट। माइनस देना नहीं भूलना है। वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट। टेंशन नहीं लेना है, मैं तो हूं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स। वेरिएबल क्या है, एक्स। वेरिएबल को कैसे ढूंढे, डी के बाद जो होता है वो होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल के जगह पे लैंग्वेज बहुत याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो आपके कॉपी में या आपके नोटबुक में लिख के भी रख सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बोलता हूँ, वो लिख के भी रख सकते हैं। हिंदी में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, बंगाली में लिखिए, कैसे। सो एक्स वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट, तो क्या होगा, 3 स्क्वायर बाई 2। वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट, समझ में आया होगा। वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट माइनस, माइनस माइनस नहीं भूलना है, वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट, तो हो गया 1 स्क्वायर बाई 2। बहुत इजी स्टूडेंट्स। ये सब चीज अगर हम लोग भूल गए ना तो फिजिक्स टफ बन जाएगा, और वो बना नहीं, आपने बनाया। बेसिक्स को थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंस कम देके। सो आंसर क्या होगा, आंसर आप तो आप माइनस कर सकते हो, इस 9/2 माइनस हाफ। सो हो जाएगा 8/2। 8/2 मतलब 4 इज द आंसर। ठीक है। और एक बात आप लोग पूछे उससे पहले मैं ही बोल देता हूँ, सर आपने प्लस सी नहीं लिखा। तो स्टूडेंट्स डेफिनिट इंटीग्रल में जिसमें लिमिट रहता है, उसमें हम लोग प्लस सी लिखने का जरूरत नहीं है। उसमें हम लोग एंड में प्लस सी नहीं लिखते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल जिसमें लिमिट नहीं रहता है, उसमें हम लोग लास्ट में आंसर में प्लस सी लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहेगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा मन लगा के देखना पड़ेगा, तो बाद में सब इजी लगने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले
मैं थोड़ा आप लोगों को एंगल का एक दूसरा यूनिट रेडियन के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, ठीक है। वैसे मैं एंगल्स के ऊपर या रेडियन के ऊपर एक अलग से लेक्चर बना दूंगा छोटा करके, लेकिन अभी थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। सो आप लोगों ने शायद क्लास 9-10 में एंगल्स को डिग्री में मेज़र किया, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, या आप लोगों ने ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि साइन 30 डिग्री, वो सब भी डिग्रीज में देखा। एंगल आप लोगों ने डिग्रीज में ही देखा, ठीक है। लेकिन एचएस स्टैंडर्ड में हम लोग एंगल्स को रेडियन में भी देखना शुरू करते हैं, रेडियन के यूनिट में भी देखना शुरू करते हैं। डिग्री जैसे कि एक यूनिट ऑफ एंगल है, रेडियन इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एंगल, और इनफैक्ट यू कैन से रेडियन इज ऐसा यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो व्हाट इज दैट रिलेशन? इट इज पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आप लोग सिर्फ ये याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। थोड़ा देखते हैं, अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री क्या हुआ? पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री अगर पाई बाय 180 रेडियन है तो x डिग्री क्या होगा? सिंपल, एक पेन का दाम 50 रुपये, तो 10 पेन का दाम कितना है? 10 टाइम्स। एक पेन का दाम 5 रुपये, तो x नंबर ऑफ पेन का दाम कितना होगा? x टाइम्स, सिंपल। सो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन है, तो x डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? x टाइम्स पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज चेक करके रखते हैं, वो हम लोग को याद भी रह जाए तो अच्छा है। जैसे कि 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स? x डिग्री का बताया ना आप लोगों को। x डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन है, मैंने लिख के दिया, समझा के दिया। तो 30 डिग्री क्या होगा? 30 टाइम्स पाई बाय 180 रेडियन। कितना आएगा ये? 0 0 कैंसिल, 6, इट्स पाई बाई 6। 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6 रेडियन। रेडियन को हम लोग शॉर्ट में रेड भी लिखते हैं, आरएडी, आरईडी नहीं, आरएडी, ठीक है। 40, तो याद रखना आप लोग कि पाई बाई 6 मतलब 30, ये सब याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करेंगे तो अलग से याद रखने का जरूरत नहीं है। सो 45 डिग्री क्या होगा? अगर x डिग्री होता है x मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 रेडियन, तो 45 डिग्री क्या होगा? 45 टाइम्स पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है ना। तो इसको आप, अच्छा ठीक है, मैं तोड़ तोड़ के करता हूँ। इट्स 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 3 0 5 6 ज़ा 30, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो क्या है? इट्स 5 बाई 4 रेडियन। तो 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है स्टूडेंट्स। देन 60 डिग्री भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग 0, 30, 45, 60, 90 ये सभी ज़्यादा यूज़ करते हैं कि नहीं। साइन ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी तो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। 60 डिग्री क्या होगा? इट्स 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियन। 0 0 कैंसिल, 6 3s are 18, so it's पाई बाय 3 रेडियन। लास्ट एक देख लेते हैं, इट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होगा? अगर x डिग्री है, x मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियन, तो 90 डिग्री क्या होगा? इट्स 90 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियन। सो 0 0 कैंसिल, 9 2 18, इट्स पाई बाय 2 रेडियन। तो स्टूडेंट्स हम लोग को याद रखना है ये सब चीज़, हाँ। आप लोगों को ये याद रखना है, आप लोगों को ये याद रखना है। उसके बाद तो सब हम लोगों ने निकाला है अभी अभी आप लोगों के सामने। बेसिकली आपको ये याद रखना है, ये अगर याद रह गया तो आप सब निकाल सकते हो। अभी अभी आप लोगों के सामने निकाला, मैंने क्या याद रखा कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये सब तो प्रैक्टिस करते करते याद हो गया,
कि 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 रेडियन, 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4 रेडियन, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 रेडियन, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 रेडियन। ये सब तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, अलग से बैठ के नहीं करना है, खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँगा साइन 30 डिग्री कितना है, आप बोलेंगे हाफ। साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2 या हाफ। सिमिलरली आज साइन 30 डिग्री ना बोल के मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ पाई बाई 6 क्या होगा, आप बोलेंगे हाफ। व्हाट इज पाई बाई 6, मैंने रेडियन में बोला पाई बाई 6। व्हाट इज पाई बाई 6, कहाँ है पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री है। तो साइन ऑफ 30 डिग्री बोलना एंड साइन ऑफ पाई बाई 6 बोलना, ये साइन ऑफ पाई बाई 6 रेडियन बोलना एक ही बात है, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री इज हाफ, साइन ऑफ पाई बाई 6 रेडियन इज ऑल्सो हाफ, ठीक है ना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 6, ठीक है। पाई बाई 6 अभी समझ में आता है ना। सो यहाँ पे पाई बाई 6 का मतलब क्या है, इट्स बेसिकली 30 डिग्री, इट्स पाई बाई 6 रेडियन में लिखा है, टेंशन लेने वाला कोई चीज़ नहीं है। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। सो दिस इज द क्वेश्चन, सोल्यूशन लिखता हूँ हमें। सो लेट I equals to this, let I equals to this. Now integration of cos x dx, दिमाग को पूछूंगा मैं डी डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन करने से cos x आता है, दिमाग सोच के बोलेगा डी डी एक्स ऑफ साइन x करने से cos x आता है, तो मैं लिख लूंगा sin x, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, अभी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो दिमाग भी कम सोच के फास्ट रिप्लाई करेगा ना। सो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स करने से cos x आता है, इसका मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 6, ठीक है। वेरिएबल कौन है, x, तो अभी लिमिट बिठाना है। वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट, प्लीज ध्यान से सुनिए, वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट तो साइन ऑफ पाई बाई 6 माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट, वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट तो क्या होगा, साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 हो गया। सो इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब क्या, पाई बाई 6 मतलब क्या, इट्स साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा ना क्लास 10 में ये सब चीज। साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, हाफ, एंड साइन 0 क्या होता है, 0। सो इम्प्लाइज आंसर इज हाफ। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर, यहां तक उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद मैं और एक प्रॉब्लम कर देता हूं, ठीक है। आप लोग पॉज मार के इसका सोल्यूशन पूरा यहां तक उतार लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी देखते हैं। और एक इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv फ्रॉम v1 टू v2। अभी v देख के डरना नहीं है, x के जगह पे v रह सकता है, y रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv, सिंपल एकदम, लेट i इक्वल्स टू दिस implies i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या था स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या था, यहां पे लिखता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या था, दिमाग को बोलना है डी डी एक्स ऑफ क्या करने से 1/x आता है, डी डी एक्स ऑफ क्या करने से 1/x आता है, तो दिमाग बोलेगा डी डी एक्स ऑफ log x करने से 1/x आता है, सो इट इज log x बेसी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx अगर log x बेसी होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv क्या होगा, सिंपल, इट्स log v बेसी। लिमिट इज फ्रॉम v1 टू v2। क्या मैंने कभी भी लिमिट x पे बिठाओ बोला, नहीं, मैंने बोला लिमिट वेरिएबल पे बिठाओ, टेंशन नहीं लेना है, सुनिए क्लियरली। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, v, d के बाद जो होता है वो है वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, v, ध्यान से सुनना पड़ेगा, वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट, वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट, वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट, तो बिठाया मैंने वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट, ये तो बेस है, माइनस
कैसे लिमिट बिठाना है, वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट, उसके बाद माइनस, उसके बाद वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट। तो वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मैंने लॉगरिथम का बेसिक्स आप लोगों को थोड़ा सिखाया। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी। तो क्या होगा, लॉग v2 बाई v1 बेस ई। क्लियर, समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट्स, और एग्जांपल्स देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ m by l x square dx from minus l by 2 to plus l by 2 where capital M and small l are constants। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इतना टफ नहीं, इजी है। सो लेट i इक्वल्स टू, इस m बाई l को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे। why? yes, because they are constants, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। m and l they are constants, इसलिए मैंने बाहर कर दिया। x square dx from minus l by 2 to plus l by 2, जो मैंने सिखाया वही अप्लाई करते रहना है, आ जाएगा। इट इज इक्वल्स टू m बाई l, इंटीग्रेट कर लेते हैं। x टू द पावर n dx ना, तो क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, मैंने फॉर्मूला आज ही मैंने करवाया ना। x टू द पावर n क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। ठीक है, लिमिट फ्रॉम माइनस l बाई 2 टू प्लस l बाई 2। ठीक है, implies I इक्वल्स टू m बाई 3l। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हम लोग वेरिएबल लिमिट कहाँ पे बिठाएंगे, वेरिएबल पे बिठाएंगे। लिमिट कहाँ पे बिठाएंगे, वेरिएबल पे बिठाएंगे। तो कॉन्स्टेंट्स को तो बाहर निकाल सकते हैं, तो मैंने 3 को बाहर रखा। आप लोग को समझा रहा हो, बिगिनर्स हो आप लोग, इसलिए मैं थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा लिख रहा हूँ। माइनस l बाई 2 टू प्लस l बाई 2, ठीक है ना। implies I इक्वल्स टू m बाई थ्राइस l। आप लोग बोलेंगे इस बार, ठीक है, सिर्फ सुनते रहना नहीं है, बोलना है। वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट, ऐसे एक बार बोल बोल के करना है, 2-3 प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट, वेरिएबल क्या है, x, वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट तो होगा l बाई 2 क्यूब। x क्यूब था ना, तो मैंने x के जगह पे अपर लिमिट बिठाया, माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट, वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस l बाई 2 क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं। implies I इक्वल्स टू m बाई थ्राइस l बाई 2 होल क्यूब, क्या होगा ये, l क्यूब बाई 8। ये क्या हो जाएगा, ये तो क्यूब है ना, तो माइनस l बाई 2 होल क्यूब क्या होगा, माइनस l क्यूब बाई 8 ही रहेगा, और बाहर एक माइनस है, क्या होगा, प्लस l क्यूब बाई 8। implies I इक्वल्स टू m बाई थ्राइस l क्यूब बाई 8 प्लस l क्यूब बाई 8, इट्स ट्वाइस l क्यूब बाई, इट्स ट्वाइस l क्यूब बाई 8। तो यहाँ पे ठीक है, फाइनल आंसर लिख लेंगे। एक एक एल भी कैंसिल हो जाएगा ना, एक एक एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आया मेरा, एम एल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12। दिस इज द आंसर। धीरे धीरे पूरा देख देख के नहीं उतारना है, पहले एक बार खुद ट्राई करना है, कहाँ पे अटक रहे हो वो देखना है, ऐसे मतलब डायरेक्ट पूरा देख देख के नहीं उतारना है कॉपी में, ठीक है। और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी फ्रॉम 0 टू 4। ठीक है, सॉल्व करना चालू करते हैं।
let I equals to this, let I equals to this implies I equals to, एकदम easy, integration of t square multiplied by dt from 0 to 4 plus integration of 1 multiplied by dt, 1 multiplied by dt क्या होगा, it's dt from 0 to 4. कोई प्रॉब्लम नहीं. implies I equals to इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1. तो t टू द पावर n dt क्या होगा, t टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1. सिंपल. सिर्फ x के जगह पे क्या है, यहाँ पे t, यहाँ पे t क्या है, वेरिएबल. इतना देर जो प्रॉब्लम्स किया मैक्सिमम केसेस में t क्या था, सॉरी x क्या था, वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t. तो सिंपल, x के जगह पे t लिखने से मैं सब कॉन्सेप्ट भूल जाऊंगा क्या, नहीं भूलूंगा. सो t टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 फ्रॉम 0 टू 4. ठीक है ना. इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या था, x. इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या था, x. तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t फ्रॉम 0 टू 4. नेक्स्ट implies I equals to 2 प्लस 1 3, इसको मैं बाहर रखता हूं 1 बाई 3. अंदर क्या है, t क्यूब फ्रॉम 0 टू 4. इसमें तो ये तो सिंपल है, तो इसमें लिमिट बिठा देता हूं. वेरिएबल ना, लास्ट टाइम, हाँ, वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट. ऐसे याद रख लिया, वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट, ऐसे याद रखना है. ठीक है. सो इम्प्लाइज I इक्वल्स टू 1 बाई 3. वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट तो हो गया 4 क्यूब, वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट तो 0 क्यूब. 4 माइनस 0 इज 4. अभी फर्दर तो आप लोग कर लेंगे ना सॉल्व. इंटीग्रेशन इज डन. अभी तो सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया होगा. ठीक है. तो x के जगह पे t रह सकता है, x के जगह पे t रह सकता है, u रह सकता है, y रह सकता है, v रह सकता है, कुछ भी वेरिएबल रह सकता है. ठीक है ना, समझ में आया स्टूडेंट्स. थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ते हैं. वैसे तो आप लोगों को मैथमेटिक्स में और भी बहुत बहुत एडवांस करवाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं फिजिक्स में थोड़ा एक लेवल आगे जाऊंगा. ठीक है. सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos of mx dx, cos of mx dx, whereas m is a constant, m is a constant. जैसे कि m के जगह पे 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 4 5 6 कुछ भी हो सकता था. ठीक है. सो इंटीग्रेशन ऑफ cos of mx dx. ठीक है. सो मैं लिख लूंगा, ये मुझे सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है, तो मैं लिख लूंगा लेट आई इक्वल्स टू दिस. ठीक है. लेकिन मुझे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का फॉर्मूला पता है, मुझे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का फॉर्मूला पता है कि नहीं. cos ऑफ mx का तो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखाया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का मैंने करवाया. इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है, sin x. ठीक है ना. तो देखिए, आप लोग इस सेक्शन में अगर है तो मेक श्योर कि आप लोगों का इंटीग्रेशन का अभी तक जो मैंने पढ़ाया सब क्लियर हो गया और डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आता है. तब जाके ये सब बहुत ईजी है. इससे और बहुत टफ आप लोग करने वाले हैं. टफ नहीं मतलब इससे और बहुत एडवांस आप लोग करने वाले हैं. तो ध्यान दीजिए. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि फिर से लेट mx, सॉरी हाँ ठीक है, mx इक्वल्स टू t. लेट mx इक्वल टू t. ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to
एक्स, टेंशन नहीं लेना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी डी एक्स ऑफ एम एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ टी। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है ना। दोनों साइड को मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एम एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ टी, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो मैंने करवाया ना, हाँ, डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को पता है। तो m इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m कहाँ आ जाएगा, बाहर, और डी डी एक्स ऑफ एक्स, और ये तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ठीक है ना। सो इम्प्लाइज m डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, और ये वाला dx लेफ्ट में लेके आ जाता हूं, ये वाला dx लेफ्ट में लेके आ जाता हूं, या फिलहाल नेक्स्ट स्टेप में लाते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। ये सब आप लोग जब एक्सपर्ट बन जाएंगे ना, एक ही स्टेप में कर देंगे। सो इम्प्लाइज यहां से dx क्या हो गया, डी टी बाई एम, एकदम रिलैक्स रहना है, हाँ। Therefore, I becomes equals to इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ mx था ना, तो mx के जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे, t, mx के जगह पे क्या लिखेंगे, t, ठीक है ना। और dx के जगह पे क्या लिखेंगे, dt बाई m, dx के जगह पे क्या लिखेंगे, dt बाई m, ठीक है। अभी तो आपको इंटीग्रेट करना आ जाएगा, m इज ए कांस्टेंट, तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ, ध्यान से, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अगर sin x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अगर sin x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt क्या होगा, sin t, ठीक है, प्लस सी, बिकॉज लिमिट नहीं है ना, इट इज एन इनडेफिनिट इंटीग्रल। फाइनल आंसर लिख देता हूं, सो आई इक्वल्स टू साइन टी, लेकिन टी क्या है मेरा, टी तो मैंने नाम दिया था किसी को, किसको नाम दिया था, एम एक्स, साइन ऑफ एम एक्स बाई एम, टी के जगह पे लिखा एम एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स आप चाहे तो इसको याद भी रख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एम एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन ऑफ एम एक्स बाई एम, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एम एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन ऑफ एम एक्स बाई एम, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग चाहो तो। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 5x dx क्या होगा, साइन ऑफ 5x बाई 5, मैंने जस्ट m के जगह पे 5 बोला, समझ में आया स्टूडेंट्स। सिमिलरली आप ये भी चेक कर सकते हो, साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स क्या होगा, इट्स माइनस कॉस ऑफ एम एक्स बाई एम प्लस सी। आप लोग ये वाला ट्राई कीजिए खुद, जैसे जैसे मैंने करवाया वैसे वैसे कीजिए, आराम से आ जाएगा, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग और आगे नहीं बढ़ेंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है, बाकी सब कुछ आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर।